क्लास। भाई क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, मैंने जो है अपने चैनल पर आपके लिए प्ले लिस्ट में जो है 171 क्लासें, वैसे तो 400 के आसपास है, 350 के आसपास टोटल क्लासें तो, लेकिन जो प्ले लिस्ट में आपके लिए 171 क्लासें हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और भाई आपकी परीक्षा जो है अभी निर्धारित हो चुकी है, अगस्त के महीने में होना, तो इसलिए जो है आपको मैं सलाह देता हूं कि आप जो है उन सभी क्लासों को जो है अच्छे से पढ़ लें और दोहरा लें उनको, तो उससे जो है आपकी 80% से 90% तैयारी हो जाएगी। और बाकी जो मैं अभी करंट में आपको करा ही रहा हूँ और मैं निरंतर कराता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है? आपके जो विकल्प हैं वो हैं नीति आयोग, विधि आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो आपका ए है, नीति आयोग इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन ए। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं भाई। इसका जो नाम था पहले, इसको जाना जाता था योजना आयोग के नाम से, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और भाई इसके जो पहले अध्यक्ष थे या प्रमुख जो थे वो आपको पता ही है कि हमारे जो योजना आयोग के नाम से था ये। और योजना आयोग के की जो भाई इसकी जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को जो है की गई थी। और इसके जो भाई अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो 2014 में जब मोदी सरकार जब आई है तो इन्होंने जो है भाई योजना आयोग का जो नाम है वो बदल के इसका नाम बदल दिया है और ये अब ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसी को जो है पहले योजना आयोग को, अब जो है भाई नीति आयोग को जो है भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और तो ये थी भाई इसके बारे में जानकारी। थोड़ी सी आपको विधि आयोग के बारे में बता दें। इसका विधि आयोग जो है ये भाई इसकी स्थापना जो है 1833 का जो ब्रिटिश चार्टर एक्ट जो था भाई, हमारे यहाँ भाई ब्रिटिश शासन था और उस समय जो भाई 1833 का जो चार्टर एक्ट जो था उसके अंतर्गत जो भाई इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार ये जो है भाई आपको 1834 में जो आपका विधि आयोग है ये 1834 में अस्तित्व में आया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष कह लो आप या भाई जो भी प्रमुख जो थे वो थे भाई आपके लॉर्ड मैकाले। तो और तब से लेके अब तक जो है भाई ये 22वां विधि आयोग जो है उसकी सिफारिश हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है भाई उसके जो प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं वो भाई उनका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। और जो 21वें आपसे पूछा जा सकता है भाई 21वें जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन या प्रमुख कौन है, तो आपके लिए उसका जवाब होगा न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। वो भाई 21वें के थे। और पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड मैकाले जो है आपको याद रखना है, वो जो है भाई पहले इसके अध्यक्ष हैं विधि आयोग के। और विधि आयोग का जो काम है वो आपको बता दें कि भाई कोई भी सरकार को जो है किसी भी जो कानूनी कोई अड़चन आती है देश में, और वो जो भाई उसके लिए जो है सरकार को सलाह देता है कि भाई इस विषय पे भाई सरकार को क्या करना चाहिए। और उस आयोग का जो काम होता है वो सरकार को सही भाई उसके बारे में बताए और
मुख्य जो काम है उसका यही है। और अगला जो आपका भाई ये चुनाव आयोग है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके जो भाई पहला चुनाव आयोग, पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे भाई आपको सुकुमार सेन। परीक्षा में पूछा जाता है। एक मिनट में इसको जो है ना थोड़ा सा, तो हमारे देश के जो पहले चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हुए हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी जो हुए हैं, वो आपको पता ही है। पहले अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपका जो जवाब होगा वो आप बताएंगे। पहले जो है आपके सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो है, वर्तमान का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब होगा राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जो हैं भाई, इनको जो 15 मई 2022 को राजीव कुमार को बनाया गया है। और इनके बारे में आपसे कोई थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूं मैं कि भाई 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और पहले चुनाव जो अधिकारी थे जो सुकुमार जी, उनका 21 मार्च 1950 को जो है भाई उनकी नियुक्ति हुई थी। और 1958 तक वो रहे थे। तब जो था भाई, जो समय सीमा थी उसका भाई दूसरा, मतलब एक जो चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी जो भाई जो कार्यकाल जो उनका होता था वो भाई एक किस्म से भाई उनकी कुछ लिमिट नहीं थी। लेकिन अभी जो है बाद में इसमें जो संशोधन होते रहते हैं, तो चुनाव आयोग का जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल होता है भाई 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। मान लो किसी की नियुक्ति 60 वर्ष की उम्र में होती है तो वो 65 साल जब हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। किसी की 62 साल में होती है तो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 6 वर्ष है। और जो उनकी अवकाश अवधि जो होगी भाई वो हो जाएगी भाई 65 वर्ष रिटायर होने की। तो ये इन बातों का भी मतलब आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भाई ये थी भाई जो आपके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां थी वो आपको बता दी हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। ललिता कुमार मंगलम, स्वाति शर्मा, रेखा शर्मा, सुषमा स्वराज। और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आपको भाई इतना थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1992 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो भाई पहली अध्यक्ष जो बनी थी, पहली अध्यक्ष आपसे फर्स्ट पूछी जा सकती है। और वर्तमान, इसको मतलब आपको याद रखना है, पहली जो थी भाई वो थी आपकी जानकी पटनायक जो थी, जानकी पटनायक, वो पहली अध्यक्ष थी। और अभी वर्तमान में जो है वो भाई इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा जी जो हैं वो वर्तमान में हैं। और इनको जो है भाई इनकी नियुक्ति 21 अगस्त 2018 को हुई थी। और अभी तक जो है भाई ये इस पद पर हैं। और इनका संबंध हरियाणा से है, पंचकुला से। ये भी भाई आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई? तो एनडीआरएफ की जो स्थापना है वो आपके विकल्प जो हैं 2006 में, 2010 में, 2008 में, 2012 में। तो इसकी जो स्थापना है वो 2006 में की गई है। इसका गठन जो है 2006 में हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एनडीआरएफ है जो वो किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीन होता है? तो
आपका जवाब होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन होता है ये। इसके जो गृह मंत्री कौन है आपको पता ही है, अमित शाह जी हैं वर्तमान। तो वैसे जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें। इसके जो महानिदेशक हैं डीजी, वो हैं एस एन प्रधान। वर्तमान में एस एन प्रधान आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो भाई इसका जो काम होता है, कहीं पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, जो भी मतलब प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसमें जो भाई इनकी मुख्य भूमिका होती है। और इस जो एनडीआरएफ में है वो तकरीबन 13,000 लगभग 13,000 के आसपास कर्मचारी हैं। और होम मिनिस्ट्री का उस पर नियंत्रण होता है। ये जो 13,000 की संख्या है ये लगभग बताइए मैंने आपको। और मुख्य जो जवाबदेही होती है गृह मंत्रालय की होती है। और इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से WWE में जगह पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भाई आपको उनका नाम बताना है। आपके जो विकल्प है वो आपके सामने है। कविता दलाल, सीमा पूनिया, सुशीला देवी, विनेश फोगाट। तो इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे ऑप्शन ए कविता दलाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हरियाणा से इनका संबंध है। जिला जींद, है इनका। और जुलाना जो भाई इनका स्थानीय जो कस्बा कह लो आप, जो भी है जुलाना से संबंध है। जुलाना जो है जींद का ही, जींद में ही है जुलाना। तो ये आपको याद रखना है। तो आपसे जो है शायद ये पूछा जा सकता है भाई इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो आपको याद रखना है जींद से है। और ये जो है भाई आपकी पहली भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला है जो भाई WWE में जिनको जगह मिली है। और इनको जो है भाई हिंदुस्तान की शेरनी के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम जो है हिंदुस्तान की शेरनी। जिला आपको मैंने बता ही दिया। और इनका जन्म जो है 20 सितंबर 1986 को, 20 सितंबर 1986 को हुआ। और जींद में इनका जो भाई वैवाहिक जो संबंध है वो भाई उत्तर प्रदेश का जो बागपत है वहाँ जो भाई इनकी शादी हुई है, उत्तर प्रदेश के बागपत में। तो ये जो जानकारी थी इनके बारे में आपको सारी बता दी है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था आपका ऑप्शन ए कविता दलाल जो है इसका सही जवाब था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं वो आपको बताने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा भाई, आपके विकल्प हैं 12, 13, 14 और 15। और सही जो जवाब होगा इसका ऑप्शन डी 15 इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी से पहले वैट था। वैट का भाई की फुल फॉर्म वैसे अभी कम संभावना आपसे पूछी जाए, लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। और जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी जो होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म है। भारत भाई कौन सा नंबर का देश है भाई जिसने जीएसटी को लागू किया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत जो है 161वां नंबर का देश है जिसने भाई जीएसटी को लागू किया है। और मुख्य जो दर है इसकी जो स्लैब होता है वो है भाई 18%। मोस्टली जो है उस पर 18% लगता है। वैसे इसकी जो
0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और इसके अलावा भी भाई विशेष दर भी हैं, जैसे सोने पर 3% है, आपको याद रखना है, पूछी जा सकती है आपसे, भाई गोल्ड के ऊपर कितनी जीएसटी लगती है, तो 3% आपका जवाब होना चाहिए। और जो पत्थर है, संगमरमर पत्थर कह लो आप, बढ़िया जो पत्थर होता है, उस पत्थर पर 0.25% है। तो इतना मतलब गहराई में तो शायद नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य जो बातें थी वो आपको बता दी हैं। भी कब लागू हुआ ये आपको बता दिया है, फुल फॉर्म आपको बता दी है। और तो ये था आपका जीएसटी के बारे में जो जानकारी थी वो आपको बता दी। अगला क्वेश्चन आपका छठा, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प आपके सामने हैं, गोवा, लक्षद्वीप, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। भाई ये तो हो गया आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है वो आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा, तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है। तो इसकी जो भाई जनसंख्या है वो लगभग 19,98,12,341 है। मैं आपके उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, 19,98,00,000। बारह 12,341 ये उत्तर प्रदेश की जो है भाई 2011 के अनुसार। और सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का जो सबसे जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे छोटा है, उसकी जो जनसंख्या है सिक्किम की वो है भैया आपकी 64,429। कहीं पे आपको ये 473 भी मिला, मतलब लगभग जो है ये इतनी है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये आपको याद रखनी है। तो आपका सबसे बड़ा जो आपका राज्य हो गया वो हो गया उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। और सबसे छोटा जो है राज्य आपका सिक्किम है। इस क्वेश्चन का जो जवाब था वो सिक्किम। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा होगा आपका दिल्ली, जिसकी जनसंख्या 1,67,87,941 है। और सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है, सॉरी मैंने जो आपको ये सिक्किम की जो जनसंख्या बताई थी ये भी लक्षद्वीप की बता गया मैं। तो इसको जो आप है ना करेक्ट कर लेना, क्योंकि सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 6 लाख, सिक्किम की जो है 6,10,577। भाई ये आंकड़े हैं, इनमें थोड़ा सा मतलब गलती लगी है तो उसको सुधार कर लेना। ये सिक्किम की है 64,400 नहीं, ये आपकी सिक्किम की जो है 6,10,577 है। और आपका लक्षद्वीप जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो जनसंख्या है वो भाई 64,429 है, जो देश में सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में। और केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या के हिसाब से भाई सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका दिल्ली है, और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। और राज्य जो है आपका सबसे छोटा सिक्किम है, जिसकी 6,10,577। और सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 19,98,12,341। और भाई सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी 80 सीटें आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में है। पहले 85 होती थी, और जब उत्तराखंड इससे अलग हुआ तो अब ये 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं
वो आपके सामने हैं भाई, 3 जिले, 4, 5 या 6। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 5 जिलों से होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो उनके नाम आपको जो है याद होने चाहिए। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5 जिले कौन कौन से हैं भाई? कुंडली से आप शुरू होंगे तो कुंडली आपका सोनीपत में है, पहला आपका हो गया सोनीपत। दूसरा जिला हो गया आपका सोनीपत से आगे आप बढ़ेंगे तो फिर आएगा आपका झज्जर, उसके बाद आएगा आपका गुरुग्राम, फिर आएगा आपका नूह, और 5वां जो होगा आपका पलवल। तो आप समझ गए होंगे। और इसका नाम भी जो है मानेसर, ये कुंडली मानेसर और पलवल। कुंडली जो आपका सोनीपत में था, पलवल आप पहुंचे तो बीच में जो था आपका झज्जर, गुरुग्राम और नूह। तो इस तरह से 5 जिले हो गए। सबसे जो ज़्यादा हिस्सेदारी जो है आती है वो आपको झज्जर जिले के हिस्से में, 37 किलोमीटर जो एरिया है वो झज्जर में है। सॉरी, सोनीपत में आपका 23.5 किलोमीटर, गुरुग्राम का जो एरिया है वो 25 किलोमीटर, नूह का जो है भाई वो 29, और पलवल का जो एरिया है आपका वो 21 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी जो है वो दे दी गई है इसके बारे में। और आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा गांव है जहां रोजाना सुबह शाम को राष्ट्रीय गान गाया जाता है? आपके विकल्प हैं भनकपुर, लाडवा, उचाना, इंद्री। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे, आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भनकपुर जो है ये आपका सही जवाब है। और ये गांव आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हरियाणा के किस जिले में है? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में है ये। इस गांव के जो सरपंच ने जो ये योजना अपने गांव में चलाई कि भी हमारे गांव में भी जो है रोजाना राष्ट्रीय गान होना चाहिए, तो इनको जो प्रेरणा मिली है, पहले तो आप ये मतलब नोट कर लेना कि देश का ऐसा पहला गांव कौन सा है, देश का पहला गांव जहां पे भाई रोजाना जो है राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तो वो उसका नाम आप लिखेंगे और याद भी रखेंगे, जम्मी कुंटा। जम्मी कुंटा गांव है और ये तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य में है। देश का पहला गांव आपसे पूछा जाए तो होगा जम्मी कुंटा, तेलंगाना। और देश का जो दूसरा गांव होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भनकपुर गांव को। और यहाँ के जो सरपंच ने जब भाई सोशल मीडिया पे या भाई दूरदर्शन पे कहीं भी उन्होंने कोई प्रोग्राम देखा, जम्मी कुंटा के बारे में उनको पता चला, तो उनके भी दिमाग में ये आया, प्रेरणा मिली उनको कि भाई हमारे गांव में भी ऐसा होना चाहिए। फिर उन्होंने जो है भाई उसके लिए गांव में जो है लाउड स्पीकर 20 और भाई सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो है उन्होंने 22 वो लगवाए। लगभग 8-10 लाख रुपए इस पे लागत आई। तो इतनी गहराई से आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो मुख्य बातें थी वो आपको बता दी हैं। और जो सरपंच जो यहाँ के थे वो हैं भाई सचिन मदोतिया। सचिन नाम है उनका, याद रखना है आपको। सचिन मदोतिया जो है यहाँ के सरपंच हैं इस गांव के, भनकपुर के। और उन्हीं ने जो है इस योजना को गांव में लागू किया। तो भाई ये जो है आपको याद रखना है। देश का जो पहला गांव है वो है आपका तेलंगाना का जो है जम्मी कुंटा, और देश का दूसरा जो गांव है वो भी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के जो है आपको बता ही दिया, भनकपुर। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है वो आपको बताना है, उनका नाम। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे, सही जवाब आपका होगा वो है ऑप्शन जो बी है, राज्यपाल जो